नमस्कार, मैं कुमुदी आर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। ये जेन ज़ी वो हैं जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनको जेन ज़ी कैटेगरी में रखा जाता है। आज इनकी आयु लगभग 13 साल से लेकर 30 साल के बीच में है। और एक रिपोर्ट में आपको बताऊं, यूएन की एक स्टडी होती है, यूएन की सेनेट में उसको रखा गया, फ्लिन इफेक्ट स्टडी, जो 130 सालों में पहली बार उन्होंने ये बताया कि ये जो जेनजी है इनका आईक्यू अपनी पुरानी पीढ़ी से कम है, जबकि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगली पीढ़ी का आईक्यू, मेमोरी और बहुत सारी चीज़ें पिछली पीढ़ी से ज़्यादा आती है, तो ये एक चौंकाने वाली बात है। चलिए अब चलते हैं हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। ये जो जंतर मंतर पर हंगामा हुआ, अब उसके समाप्त हो जाने के बाद धरने के, अब उसके रुझान आना शुरू हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट में पहली बात तो स्टूडेंट्स जेन्युइन थे ही नहीं, जो थोड़े बहुत थे वो बेचारे भटकते रहे और उनको कोई फ़ायदा तो क्या मिलता, उनको बदनामी भी मिली और नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे आपने देखा कि पुलिस कर्मियों पर, मीडिया कर्मियों पर और जो महिलाएं वहां पर आई थीं और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। एक्चुअली जो हुआ ये कि यहाँ पर भीड़ जुटाने के लिए इनको अराजक तत्वों को जगह देनी पड़ी, क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट्स तो बहुत कम आए थे, तो भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी और जो बच्चे आए भी थे वो वापस चले गए। जैसे आपने देखा हर्ष दुबे नाम का एक बच्चा, जिसने बाहर जाकर यहाँ आया था लेकिन बाहर जाकर सारी पोल उसने खोल दी। तो अगर ये बाकी बच्चे जो यहाँ बचे और वो भटक रहे थे चारों तरफ, और उनको अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लेते तो वो यहाँ से निकल जाते, शायद इतना नुकसान नहीं होता। तो अब हुआ ये है कि जो हंगामा खोर लोग वहां पर थे उन्होंने अपनी मर्जी, खूब मर्जी चलाई और उनको जो करना था, हर कुछ करने की उनको छूट दी गई थी ताकि वो वहां बने रहें। तो इसलिए वहां भीड़ बढ़ती गई, ऐसे लोग वहां जमा होते गए और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे हिम्मत बढ़ती है। तो उन्होंने वो सब कुछ किया जो किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत निंदनीय है। उन बच्चों का अगर मैं सोचूं, उन मीडिया कर्मियों का, और विशेष रूप से बच्चों के साथ मैं देखती हूँ कि फौज और पुलिस फोर्स, उनका जो अपमान हुआ, जो गालियां हमारे पीएम को दी गई, वो बेहद शर्मनाक है और मैं बिल्कुल उनको उनका विरोध करती हूँ। देखिए, जैसे एक नियम है कि एक हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक टीम बैटिंग करती है, उसके बाद बॉलिंग करने वाली टीम का नंबर आता है, वो बैटिंग करती है। तो अब बैटिंग दूसरी साइड से शुरू हो गई है। आप देखिए कि पूरे देश में इन लोगों के, इनके ऊपर क्या क्रैकडाउन चल रहा है। यूपी में आपने देखा, जो जंतर मंतर पर एक जुनैद मियाँ खाना खिला रहे थे और शायद उन्होंने खुद भी एक बयान दिया कि उनका कितने लाख रुपए का रोज का खर्चा है। और रिपोर्ट्स भी अब आना शुरू हो गई हैं कि 8 लाख या कितना, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, इतना 8 लाख या जितना भी था रोज का खर्चा था उस खाने का, जिसके लिए ऑर्डर विदेशों से बुक किए जा रहे थे और जो वो खुद भी खिला रहा था। 8 लाख रोज का खर्चा था। तो इमेजिन कीजिए, वो जुनैद मियाँ एक छोटा सा मोबाइल की दुकान चलाते हैं, उनको बुला लिया गया है कि आप बताइए कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। और दूसरी बात आप देखें कि पूरे देश में ये जो क्रैकडाउन है ये शुरू हो गया है। बिहार में तो बिहार सरकार ने इनके अखबारों में फोटो छपवा दिए हैं कि ये लोग वांटेड हैं। बंगाल में, अब जहां हम उम्मीद नहीं कर सकते थे अब से कुछ महीने पहले, वहां की सिविल सोसाइटीज, आप जानते होंगे कि बंगाल में बहुत सिविल सोसाइटीज होती हैं, तो उन्होंने एफआईआर करना शुरू कर दिया है खुद अपने से। और बंगाल सरकार ने तो गुंडा एक्ट लगाने का घोषणा कर दी है ऐसे लोगों पर, और सिविल सोसाइटीज ने एफआईआर कराना शुरू कर दिया है उन लोगों पर जिन्होंने शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए समर्थन में नारे लगाए थे। तो कितना बड़ा बदलाव है और ये कहाँ जाकर रुकेगा। इसके अलावा आप देखिए, केरल में और गोवा जैसे जगहों में इतना ज़्यादा इन लोगों का विरोध शुरू हुआ कि अब इनको ढूंढने पर रास्ता नहीं मिलेगा। और ये तो तय था कि ये जो कॉकरोचेज हैं, आपने शायद
वो इंटरव्यू देखा होगा कि सौरभ द्विवेदी को एक बार ये इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा था कि हम तो अ, यहाँ पर नौकरी ढूंढ रहे थे, हम लोग खाली थे और हमारे पास ये ऑफर आया तो हमने ये प्रोटेस्ट कर दिया। तो सोचिए आप कि इन्होंने ये स्टूडेंट्स के लिए किया? जी नहीं, इन्होंने ये नौकरी की है और इन्होंने उसको निभाया है। तो अब उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या ये जो वहाँ पर अराजक तत्व पहुँचे थे, इनके लिए सिंपैथी का तो कोई मतलब नहीं है। एक इंटरव्यू या एक स्टेटमेंट है सौरभ दहिया की, माफ़ कीजिएगा, सौरभ और विजेता दहिया की एक बात इन्होंने कहा है कि ये हमारे प्रोटेस्ट में, ये 20 तारीख की बातें हैं, 20 जुलाई की, कि हमारे प्रोटेस्ट में अराजक तत्व आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये पहले ही इन लोगों को डिसओन कर चुके हैं, पल्ला झाड़ चुके हैं। तो अब जो परिणाम आएंगे उसमें आपको अपनी-अपनी देखनी है, आपको खुद को बचाना है। आप वो देख रहे हैं, लगातार वीडियोज़ भी आ रही हैं, फ़ोटोज़ भी आ रही हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाई थी, अब वो सबसे ज़्यादा रो रहे हैं। और लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग गलती प्रशासन और सरकार की बता रहे हैं। आप जानते हैं कि एक एसीपी, बिहार में एक एसीपी के सर में जो इंजरी आई है वो स्कल इंजरी है। आप समझिए कि कितना खतरनाक था ये। और ये तो आप जानते हैं कि पुलिस प्रशासन से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता और आपने उन्हीं पर हमला कर दिया। आप कितने नादान हैं, आप इस बात को समझते नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब उधर केजरीवाल की बैटिंग खत्म हो चुकी है, अब सामने वाला बैटिंग करना उतर चुका है। अब देखिए, हरसिमरत कौर जी पंजाब में, उन्होंने 6 घोटाले सामने निकाल कर रखे हैं और उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध वहाँ शुरू हो चुका है। इस सब हंगामे के बाद अब सरकार ने जो बिल प्रपोज़ किया है वह पेपर लीक से संबंधित, उससे कितना नुकसान होने वाला है, अब ये पता चलेगा इन लोगों को कि ये जो पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है अरविंद केजरीवाल या कॉकरोच पार्टी ने, अपने पैरों के साथ-साथ कितने और लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। पूरे सिस्टम को इन्होंने घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक ये जो प्राइवेट माफिया चलता था पेपर लीक से संबंधित, या एजुकेशन, पूरे इस सिस्टम में जो माफिया चलता था, उन लोगों को मैंने सुना है कि 3 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है अगर ये बिल आ जाता है। आपने सुना होगा एक लड़की उस प्रोटेस्ट में कह रही थी ये एनटीए बिल को नहीं लाना चाहिए, इसको हटा दो। तो हालाँकि उसको एनटीए की फुल फॉर्म नहीं मालूम थी। तो ये चीज़ भी शुरू हो चुकी है कि ये जो बिल अब सरकार लाएगी इस पेपर लीक या एजुकेशन माफिया के खिलाफ, उससे कितना नुकसान होने वाला है। ये चीज़ें आगे खुलेंगी और आप देखते जाइएगा, क्योंकि जो वहाँ पर सुरक्षा पुलिस और फ़ोर्स मौजूद थी, इन लोगों ने देखा ही नहीं कि उनके पास किस तरीके के इक्विपमेंट्स थे और कैसे उनकी स्कैनिंग हुई। एक-एक आदमी की फ़ोटो, उसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास है। और लगभग मैंने सुना है 3,500 लोगों को स्कैनर पर रखकर बुला लिया गया है। बहुत लोगों को पुलिस कॉल कर रही है और हम वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त क्रैकडाउन चल रहा है। सोनम वांगचुक अलग हो चुके हैं प्रोटेस्ट से और दीप के जा चुके हैं पार्टी करने, अपनी दुनिया में लौट चुके हैं। उन्होंने हालाँकि ये भी कहा है कि आगे के अपने फ्यूचर प्लान्स वो थोड़े दिन के बाद बताएँगे, उनको क्या टास्क मिलती है, तब वो आगे का बात शुरू करेंगे। लेकिन ये जो होना है, अब जो होगा, वो बहुत अच्छा होगा। हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारी सरकार आपदा में अवसर ढूँढ लेती है। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अवसर आपको, हमें मिलता है, तो हमें तैयार रहना है कि उस आपदा में मिले हुए अवसर को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमारा आपका उसमें क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि हम इस तरीके से इस अराजकता को अपने देश में नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज यहीं ख़त्म करती हूँ बात, फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।